हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एचडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 को टारगेट करते हुए यह क्लास कराई जा रही हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य की क्लास नंबर यह 12 है। इसके अलावा जो बाकी 11 क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाल दी गई हैं। तो जिन माताओं एवं बहनों ने उनको नहीं देखा है अभी तक तो जाके देख सकती हैं, उसकी इसी के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और इसमें आपकी एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में 55 यानी 55 नंबर का पोषण एवं स्वास्थ्य से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। इसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। जो माता एवं बहनें नई हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें कि जैसे ही हम यहाँ से वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जिससे कि आपको क्लास ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ईजिली आपको क्लास मिल जाए। और जिन माताओं एवं बहनों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और बाकी सारी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर जो फर्स्ट दिए गए कि निम्नलिखित में से क्या छोटी बूंदों संक्रमित धूल और अंतः शोषण द्वारा संचारित होता है। इनमें से कौन सा रोग है जो छोटी बूंदों संक्रमित धूल और अंतः शोषण के द्वारा संचारित होता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, क्षय रोग, जिसे टीबी भी बोलते हैं। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, या छोटी बूंदों संक्रमित धूल और अंतः शोषण के द्वारा संचारित होता है। टीबी के बारे में बात कर लेते हैं। तो टीबी या एक क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। इधर आप इधर जो डायग्राम है इसमें लंग्स की इमेज देख सकते हो, साथ ही ये जो आपको बैक्टीरिया जीवाणु दिख रहा है या ट्यूबरकुलोसिस नामक जो है जीवाणु होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिएगी कि पांचवी बीमारी को किस नाम से भी जाना जाता है। जो पांचवी बीमारी होती है इसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरिथेमा इन्फेक्टियोसम जो है इसका नाम है। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो पांचवी बीमारी जिसे एरिथेमा इन्फेक्टियोसम के नाम से भी जाना जाता है, एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो पार्वो वायरस B19 यानी इसके बारे में, इसके वायरस की बात करें तो पार्वो वायरस B19 के कारण होती है। इसे कभी कभी थप्पड़ गाल के रोग के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। इसमें क्या है कि गाल पे, ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, गाल पे ऐसे रेड रेड ये टाइप के और गाल जो है लाल लाल रेड हो जाता है, इसलिए इसको गाल रोग थप्पड़ भी कहा जाता है। ठीक है, थप्पड़ गाल रोग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि आप गाल पे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया। इधर आप इसमें देख सकते हैं इस बच्चे को, यही बीमारी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया गया है कि चिकनगुनिया रोग इनमें से किसके द्वारा संचरित होता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। चिकनगुनिया जो है किसके द्वारा होता है, आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी है एडीज मच्छर, ऑप्शन सी है तिलचट्टा, ऑप्शन डी है मादा एनोफिलीज मच्छर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, एडीज मच्छर के द्वारा चिकनगुनिया रोग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलती है। यह बीमारी मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से होती है। अगर एडीज के अंदर भी बात करें तो एडीज इजिप्टी एक हो गया और दूसरा एडीज एल्बोपिक्टस जो मच्छर है उनके काटने से जो चिकनगुनिया रोग है ये होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर दिए गए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपान के लाभों में से एक नहीं है। इनमें से कौन से आपके ऑप्शन है जो स्तनपान के लाभ में से एक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक की बात करें तो संबंध जोड़ने और विकास में मदद करता है, तो यह ऑप्शन सही है। माता और पुत्र के बीच जो है संबंध जोड़ने में और उसके विकास में मदद करता है स्तनपान। फिर ऑप्शन बी की बात करें तो एक नई गर्भावस्था में देरी में मदद करता है, यह भी ऑप्शन सही है। फिर ऑप्शन सी की बात करें कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा है, यह इसका ऑप्शन गलत है। और संक्रमण से बचाता है, यह भी ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जो कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा है, यह इसका नहीं होगा, स्तनपान के लाभों में से यह नहीं आता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो पीईएम का गोमेंज वर्गीकरण पर आधारित क्या होता है। पीएम जो होता है इसका गोमेंज वर्गीकरण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा। आयु के हिसाब से वजन जो है इसको पीईएम, पीईएम की फुल फॉर्म की बात करें तो प्रोटीन एनर्जी मॉल्यून्यूट्रिशन इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि आयु के हिसाब से किसी भी बच्चे का आयु के हिसाब से उसका वजन कितने परसेंट होता है, इसके पीएम गोमेज के वर्गीकरण के अनुसार ही आधारित होता है। ठीक है, फिर कुपोषण का एक रूप है जिसे विभिन्न अनुपातों में आहार, प्रोटीन या ऊर्जा, कैलोरी की संयोगवश कमी से उत्पन्न होने वाली स्थितियों की एक श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है। पीएम की बात की जा रही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सिक्स दिया गया है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक संपर्क रोग नहीं है। या आपके ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा रोग जो है वो संपर्क रोग नहीं है। ठीक, ऑप्शन की बात करें दाद, ऑप्शन बी यांज, ऑप्शन सी कुष्ठ रोग या ऑप्शन डी हाइपरटेंशन।
इसका जो राइट आंसर है हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन जो है संक्रामक रोग नहीं है। ठीक, फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त वाहिकाओं में दबाव ज़्यादा होता है। यह एक सामान्य समस्या है। हाइपरटेंशन होने पर हृदय को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि निम्नलिखित में से क्या महामारी विज्ञान के त्रिक का एक घटक नहीं है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोग जो है ये महामारी जो विज्ञान के त्रिक के घटक नहीं है। बाकी एजेंट, होस्ट, पर्यावरण ये सभी महामारी विज्ञान के त्रिक के घटक हैं। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया गया है कि वानर मुख का लक्षण क्या है। इनमें से किस रोग को वानर मुख के नाम से भी जाना जाता है या उसका लक्षण क्या है। ये आपके ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, मरासमस जो है इसको बानर मुख के नाम से भी जाना जाता है। इसी में जो मुख होता है वो बानर जैसा हो जाता है, इससे इसको लक्षण बानर मुख का लक्षण बोलते हैं। फिर क्वासियोकर में बोले तो इसको क्वासियोकर को चंद्रमुख के रूप में जाना जाता है ना। क्वासियोकर को किस रूप में, तो चंद्रमुख के रूप में इसको जाना जाता है। चंद्रमुख बोले तो क्वासियोकर, और अगर मरासमस में बानर मुख बोले तो मरासमस। बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यह सभी ये आप सभी को पता होगा। फिर आगे हम मरासमस की बात कर लेते हैं। तो मरासमस एक गंभीर कुपोषण का एक रूप है। यह तब होता है जब शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसे जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इधर आप बच्चे को देख सकते हैं, मरासमस से पीड़ित बच्चा है। ठीक है, डायग्राम में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि डेंगू बुखार किसे कहा जाता है। डेंगू बुखार को और क्या कहा जाता है, इसका और बाकी नाम क्या है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अस्थिभंजक बुखार भी डेंगू बुखार को कहा जाता है। ठीक है, अस्थिभंजक बुखार के नाम से भी डेंगू बुखार को जाना जाता है। डेंगू की बात करें तो डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अस्थिभंजक हो गया, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और ट्रॉपिकल फ्लू एडीज प्रजाति की मादा मच्छरों के काटने से फैलने वाला यह वायरल संक्रमण होता है। ठीक है, इधर आप ये मच्छर की इमेज देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया हुक वर्म के प्रकोप सामान्यतः डैश डैश के कारण होते हैं। हुक वर्म जो होता है उसके प्रकोप से कौन सा रोग होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एनीमिया जो है वो हुक वर्म के प्रकोप के कारण सामान्यतः होते हैं। फिर हुक वर्म की बात करें क्या होता है, तो हुक वर्म एक परजीवी है जो आंतों को संक्रमित करता है। यह एक राउंड वार्म हो संक्रमण है। ठीक है, यह राउंड वार्म संक्रमण है। हुक वर्म से होने वाले संक्रमण को एंसिलोस्टियोमोसिस भी कहते हैं। और हुक वर्म से होने वाले संक्रमण से आंतों में सूजन, रक्त की कमी और एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हुक वर्म है। इस प्रकार से ये हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे जो इधर रेड बॉक्स में अंदर है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए कि रोग का शीघ्र निदान है। रोग का इनमें से कौन सा शीघ्र निदान होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्वितीयक निवारण जो है रोग का शीघ्र निदान होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि निमोटस जनित रोग क्या है। निमोटस जनित जो निमेटोस जनित रोग है, इनमें से कौन सा एक निमोटोस जनित रोग होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, फाइलेरिया जो है ये निमोटेस जनित रोग होता है। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करते हैं। तो बुसेरिया मलेई और बुसेरिया बेंक्राफ्टाई दो फाइलेरिया परजीवी कीड़े होते हैं जो रोग फाइलेरिया का कारण बनते हैं। इनमें जो फाइलेरिया परजीवी जो कीड़े हैं तो दो प्रकार के होते हैं, एक बुसेरिया मलेई है और दूसरा बुसेरिया बेंक्राफ्टाई है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना है। इसी की वजह से फाइलेरिया हो जाता है। फाइलेरिया में आपको ये पता होगा इसका पूरी बॉडी सामान्य है। एक पैर में देखिए इस तरह से पूरा पैर कितना मोटा सूज जाता है, इस प्रकार से फाइलेरिया होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस योजना का कार्यक्रम को छोड़कर, किस योजना या कार्यक्रम को छोड़कर सभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनीमिया मुक्त भारत जो है इसको छोड़कर बाकी उज्ज्वला योजना हो गई, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना हो गई, पोषण योजना हो गई, ये सारी योजनाएं जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। कि एनीमिया मुक्त भारत जो है यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, बाद इसमें हम आगे बात कर लेते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली योजनाएं जो प्रमुख हैं कौन कौन सी हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ICD योजना इसके अंतर्गत आती है। पोषण अभियान योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। उज्ज्वला योजना हो गई, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, कामकाजी महिला होटल योजना, मिशन शक्ति, प्रजनन आय वर्ग जो है 15 से 49 वर्ष, बच्चों, महिलाओं और किशोरों में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया मुक्त भारत योजना शुरू की गई। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत की बात करें तो यह जो है परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, बाकी जितनी योजनाएं हैं ये सारी ऊपर हमने योजनाएं आपको बता दी हैं। ये योजनाएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया कि एड्स किसको प्रभावित करता है। एड्स जो होता है वो किसको प्रभावित करता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा तंत्र को एड्स जो है वो प्रभावित करता है। एड्स की बात करें तो HIV ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि वायरस ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस होता है, HIV का फुल फॉर्म के कारण होने वाला रोग है, जिसे पहली बार USA में 1981 में रिपोर्ट किया गया था। तो HIV सबसे पहले कहाँ देखा गया था HIV वायरस, तो 1981 में USA यानी अमेरिका में इसको रिपोर्ट किया गया था। और वायरस रक्त में सहायक जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, लिम्फोसाइट्स इनको नष्ट करता है, प्रवेश करके बॉडी में इन्हीं को नष्ट करता है, इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कमजोर हो जाता है। ठीक है, इधर आप ये देख सकते हैं RBC के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स जो होती है WBC, उसमें इस प्रकार से ये हो जाता है, इन्हीं को ये खत्म करता है। प्रतिरक्षा जो प्रणाली हमारी है, लिम्फोसाइट जो है उनको कमजोर करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया है कि निम्नलिखित में से सभी रोग राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, एक के सिवाय। यानी कि इनमें से सभी रोग जो है वो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग हैं, सिर्फ एक इसमें जो रोग है वो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नहीं है। तो उसको आपको राइट आंसर लगाना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, प्लेग जो है वह राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग के नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता, बाकी फाइलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जो है ये राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग के नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो 2003-2004 में इसकी शुरुआत की गई। और भारत में वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू, लिम्फोटिक फाइलेरिया हो गया, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस और चिकनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। ये जो राष्ट्रीय वेक्टर एजेंसी है, यह केंद्रीय नोडल एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया कि आर्थिक विकास के संकेतक हैं, इनमें से क्या चीज, जो आपके ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन आर्थिक विकास के लिए संकेतक है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो साक्षरता दर, ऑप्शन बी की बात करें जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन सी निर्धनता दर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और निर्धनता दर ये सभी आर्थिक विकास के संकेतक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिए गए कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। प्राथमिक जो स्वास्थ्य है उसको देखभाल के लिए इनमें से ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक को छोड़ के बाकी सभी शामिल है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, कम लागत जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रमुख कार्य है या लक्ष्य है, तो न्याय संगत वितरण करना बिल्कुल सही है। फिर सामुदायिक भागीदारी, सभी की भागीदारी यह भी है। और नवीनतम तकनीक यह भी इसका लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि BCG वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है। BCG की जो वैक्सीन है वो किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है, तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तपेदिक यानी TB से बचाने के लिए BCG वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। बाकी टेटनस, डिप्थीरिया और काली खांसी के लिए आपको DPT यानी डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस, काली खांसी को पर्टुसिस बोलते हैं, वैक्सीन लगाई जाती है। यह टीका इन तीनों बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया कि डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को क्या कहा जाता है। यानी डायफ्राम या डच कैप का उपयोग परिवार नियोजन उपाय को क्या कहा जाता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, रोधक विधि से कहा जाता है। ठीक है, रोधक विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिए गए है कि किसी समुदाय में रोगों के पहले मामले को क्या कहा जाता है। किसी समुदाय कम्युनिटी में अगर रोग फैल जाता है तो उसका जो पहला मामला होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंडेक्स मामला। इसे क्या बोला जाता है, तो इंडेक्स मामला। फिर इधर आप देख सकते हैं, किसी जनसंख्या क्षेत्र या परिवार में किसी संक्रामक रोग या अनुवांशिक रूप से संचरित स्थिति या उत्परिवर्तन का पहला प्रलेखित मामला जो होता है ये इंडेक्स मामला कहलाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, सबसे पहला जो कैंडिडेट है इसको किसी कम्युनिटी का ये पहला कैंडिडेट होता है, इसे इंडेक्स मामला कहा जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 दिए गए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रोग कमी गलत है, यानी कि इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है। जैसे सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन बी मरासमस, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। ऑप्शन सी घातक रक्ताल्पता यानी एनीमिया विटामिन B12 की कमी से। ऑप्शन डी पेलाग्रा जो है वो विटामिन B2 की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपोकैलेमिया जो है कैल्शियम की कमी से नहीं होता, यह पोटेशियम की कमी से होता है। बाकी मरासमस जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, भी हमने आपको ऊपर ही बताया। और घातक रक्ताल्पता यानी एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। पेलाग्रा जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हाइपोकैल्सीमिया की बात करते हैं। तो हाइपोकैलेमिया जो है का मतलब है खून में पोटेशियम का स्तर कम हो जाना। पोटेशियम कोशिकाओं तक विद्युत संकेत पहुंचाने में मदद करता है,
यह तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी के कामकाज के लिए जरूरी होता है पोटेशियम। तो हाइपोकैलमिया जो है ये पोटेशियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। और कैल्शियम की मात्रा जब बॉडी में अधिक हो जाती है तो इसको हाइपरकैल्सीमिया रोग कहते हैं, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर जनित रोग है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक रोग है जो वेक्टर जनित है। तो वेक्टर जनित जो रोग है अभी हमने आपको ऊपर बताया, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, मलेरिया जो है वेक्टर जनित रोग होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि स्तनपान अनार्तव लैक्टेशनल एमेनोरिया विधि परिवार नियोजन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, प्राकृतिक विधि होती है, ठीक है। जो स्तनपान अनार्तव लैक्टेशनल एमेनोरिया जो विधि है यह परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है। इनमें से कौन सा एक है। ऑप्शन में आपके जैसे कि ऑप्शन ए की बात करें आलू, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी दूध। तो इसमें जो फास्फोरस से भरपूर होता है या फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है वो दूध होता है, ठीक है। और इसमें जो आलू है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आंवले में विटामिन सी की मात्रा और संतरे में भी विटामिन सी की मात्रा ही पाई जाती है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रक्त में सोडियम का सामान्य स्तर होता है, यानी आपके ब्लड में रक्त में सोडियम का कितना सामान्य स्तर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 135 से 145 मिक्यू 1 लीटर ब्लड में सोडियम की मात्रा होती है, ठीक है। तो जिन माताओं एवं बहनों को क्लास पसंद आई वो लोग क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अपने मित्रगण से शेयर भी कर दें हमारी क्लासेस। और इसकी पीडीएफ के लिए हमने आपको बता ही दिया कि इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही सभी जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह हैं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप सभी का नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।